देखिए अब मैथ्स का है पोर्शन और कंटिन्यू पढ़ेंगे फटाफट। 11:06 हो चुके हैं। अब देखो कल के बजाय आज सिलोग पढ़ा था अपन ने, जब सिलोग में कल के बजाय ज़्यादा सीखने को मिला ना, कल से काफ़ी ज़्यादा। अब देखना आज के बाद अपन यदि कल पढ़ेंगे, कल आपको बहुत ही एडवांस लेवल पर देखने को मिलेगा, इससे भी शानदार। और ये मैं बता देता हूँ कि जितना इन 2 दिनों में नहीं पढ़ा ना, उतना मतलब कंसेप्ट के लेवल पर, शायद 3 कंसेप्ट ही बताओ, वो इन दोनों से ही क्या होंगे, ज़्यादा होंगे कल। और ये मैं बता दूं, ये आपको बहुत ही एडवांस लेवल का सिलोग पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे मत समझना कि ये नॉर्मल है, इससे हैवी भी आता है। आप तो जिस एग्जाम में बैठोगे ना, उसमें इससे हैवी नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए, ये बैंकिंग लेवल को टच करता है, एसबीआई पीओ तक। आगे देखिए, आपको तो इतना हैवी भी नहीं देखने को मिलेगा जितना आज बताए ना। चलिए अब अपन पढ़ते हैं, अपन ने कहाँ तक किया था, क्या वो n स्क्वायर n क्यूब वाला और वो किया था, ठीक है ना। उसके आगे अपन और डिस्कस करते हैं। एक मैं आपको और बता देता हूँ, कल जैसे मैं बताने वाला था फिर मैंने छोड़ दिया बीच में, कि जैसे आपको ऐसा लिखा हुआ मिले, मान लो 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर n प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब। तो आपको क्या करना है, ऐसा मिल जाए तो इनको सेपरेट कर लेना, ठीक है ना। ये तो मान लो थोड़ा ही है। अब जैसे मैं इसको ऐसे चलाते चलाते ऐसे ले जाऊँ, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब, और आपसे बोले कि इनका क्या निकालिए आप, सम काउंट करो, इनका योग बताना है आप, तो आपको क्या करना है, नॉर्मली देखिए सॉल्यूशन। इसमें से आप ऐसे सोचो, पहले एक एक वाले ले लो, 1 2 3 और ये कहाँ तक, 10 तक। तो 1 2 3 और ये कहाँ तक, उसके बाद प्लस का चिन्ह, उसके बाद कौन से लो, स्क्वायर वाले, 2 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, और ऐसे ही कौन से लोगे आप, क्यूब वाले। अब इसमें आपको फॉर्मूला पता है कि इसमें कौन सा लगता है, n+1 और यहां पर n बराबर आप कितना डालोगे, 10। यहां पर कौन सा लगता है आपका, n+1 2n+1/6, और यहां कितना लगता है n बराबर 10, और n+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ n बराबर कितना लगता है, 10। तो ऐसे पर्सन ऐसे सोल्व होते हैं। ये लिखो, फटाफट लिखो, फटाक से लिखना, जल्दी लिखो। सारे ये कौन कॉल कर रहा है, तेरी अब देखिए, इससे आगे अपन पढ़ेंगे, सीखेंगे उसको। देखो किसी को भी समझ में नहीं आए बोल देना, वहीं बोल देना तुरंत ही। नोट कर लिए, इतना धीरे लिखो, क्या पार जाओ, राइटिंग हो किन दिखानी है? तो लाइन तो मिटा दियो नीचू। ये श्यामत काल में पानी पीने का बोतल को ढक्कन खोलना जीते देंगे तो यार रुको ना, कहीं करो, जल्दी करोगे।
पहले 1 से 25 तक का निकाल लो, फिर उसमें से 1 से 16 तक का घटा दो। हाँ सर, चलो अब देखिए, जैसे मैं आपको पहले बता देता हूँ, एक गुणनखंड होता है, गुणनखंड नाम की चीज होती है, वो मैं बता देता हूँ कि क्या वो क्या है। ध्यान से देखो भाई, काट लो, ध्यान से सुनना समझना, वरना बाद में आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपको ढूंढोगे, थ्योरी को रटोगे। तो अब अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछा जाएगा, वो पहले तो अभाज्य संख्याओं का आपको परिचय करवा देते हैं कि होती क्या है, और उसके बाद में आपको क्या करना है कि उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको लिखवा देंगे। जैसे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभी तक आपने इतना ही नाम पढ़ाना कि इसका एक ही नाम कि अभाज्य संख्या, ठीक है ना। इसको इसके अलावा बोला जाता है रूढ़ संख्या। क्या बोला जाता है? रूढ़ संख्या। इसके अलावा इसको बोला जाता है अग्र संख्या, ठीक है। ये इसके क्या होते हैं? नाम होते हैं। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर। क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, उसकी जो मैं परिभाषा बताऊंगा उसमें एक चीज आती है गुणनखंड। तो गुणनखंड को अपन पहले समझ लेते हैं। जैसे देखो, ऐसे 6 लिखा हुआ है। अब 6 में किस किस का भाग जाता है? 1 का, 2 का, 3 का। तो ये 1 2 3 ये इसके क्या है? 6 के गुणनखंड है, ठीक है ना। तो आगे बात समझ में, गुणनखंड क्या होता है। तो देखो, जैसे कोई भी नंबर जिसमें खुद के और एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है, एक तो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 है, 2 में एक तो 2 का जाता है, एक 3 है, इसमें किसका जाता है? एक तो 3 का और एक, उसके बाद 5 है, 5 में किसका जाता है? 5 का, 1 का, उसके बाद 7 है। तो ये सारी की सारी क्या है? अभाज्य संख्या है। समझ में आई बात? अब इसके अलावा यदि मैं ऐसा बोलूं कि किसी भी अभाज्य संख्या के केवल मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, एक वो स्वयं तथा एक, तो भी बात सही। जैसे मैं 13 एक अभाज्य संख्या है, तो इसका गुणनखंड कैसे लिखेंगे? इसको 13 × 1, मतलब इसके गुणनखंड कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये हो गई अभाज्य संख्याओं के बारे में। अब इसमें आती है कि सर, जैसे ये अभाज्य संख्याएं शुरू कहां से होती है? तो शुरू होती है 2 से, शुरू होती है 2, 3, 5, 7, 11, फिर ऐसे आगे चलती है। तो इसके बारे में 2-3 छोटी छोटी बातें होती है। एक आपके दिमाग में ऐसा भी आता है कि एक है, तो एक में भी आपके खुद के और एक के अलावा किसी का भी नहीं जा रहा है पूरा में, ठीक है। तो आप एक को ले लो, तो एक नहीं होती। एक न तो अभाज्य में काउंट होती है, नहीं भाज्य में काउंट होती है। अब अभाज्य और भाज्य में क्या फर्क है, थोड़ा ये भी बता दूं। भाज्य वो होता है जिसमें खुद के और एक के अलावा कोई अन्य चीज का भी भाग जाए। जैसे 6 में 6 का जाता है, 1 का जाता है, इसके अलावा 2 और 3 का भी जाता है, तो 6 क्या है? भाज्य। समझ आई बात? तो एक है वो न तो भाज्य और नहीं अभाज्य। इसके अलावा और क्या पूछा जाता है? इसके अलावा पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। पूछा जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। पूछा जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3। तो ये कुछ इसके बारे में क्या हुए कंसेप्ट में। अभी तक जितना मैंने बताया वो आपको समझ आया ना। अब ये इतना थ्योरी के रूप में आप लिख सकते हो, ये लिखवा देंगे। अभी और चलते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो, या लिखोगे? चलो लिख लो, ये एक बार आपको लगेगा क्या, यहाँ तक लगाओ और उसके बाद में लिखो। अभाज्य संख्याओं के अंदर लिखो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, पहले टॉपिक वगैरह लगा लो उसके बाद शुरू करते हैं। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब लिखो नीचे नंबर 2 पॉइंट। लिखो अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिनके केवल और केवल मात्र 2 ही गुणनखंड होते हैं। जिनके केवल और केवल
अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनके केवल और केवल मात्र दो ही गुणनखंड होते हैं, ठीक है ना। हाँ, डिविजर होते हैं जिनका भाग जाता है, उसमें दो ही गुणनखंड होते हैं। अब नीचे लगाना जैसे 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 करके फिर ये लिखनी है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, फिर दमादम आगे इन्फिनिटी तक। अब इसके नीचे नोट लगाओ। कहाँ आ रहा? 5, 6 नहीं है, 6 कहाँ है? हाँ, फिर आगे विषम है। अब लिखो, अगला पॉइंट लगाओ, लिखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आगे बराबर में लिखना 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर में लिखना 2। उसके नीचे लिखो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या और लिखो बराबर में 2। उसके नीचे लिखो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या और बराबर में लिखो 3। नंबर 1 सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर 2, नीचे नंबर 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बराबर 2, उसके नीचे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बराबर में 3। अब नीचे और पॉइंट लगाओ, चौथा पॉइंट लिखो, लिखो एक ने तो भाज्य है और ने ही अभाज्य है। एक ने तो भाज्य है और ने ही अभाज्य है। एक ने तो भाज्य है और ने ही अभाज्य है। ने अभाज्य नहीं भाज्य। नोट कर लिया? चलो, अब देखो अभाज्य संख्याएं ज्ञात करना। अभाज्य संख्याएं ज्ञात करना। देखो मैं एक आपको देता हूं कॉलम में से बना के, वो आप ध्यान रखना। इसको बहुत अच्छे से बनाना, फेयर कॉपी में बनाना, किसी भी बुक में आपको ये मिलेगा नहीं। और ये आपको सीधा सीधा ही एग्जाम में ठोकना है, काउंट करना ही नहीं, सीधे देखियो ऑप्शन ठोकियो, ठीक है। ये आ रहा है क्या? ये आ रहा है क्या? ठीक है। 442, 232, 232 फिर 1 स्वर्गलोक। ये याद रखना है आपको, 442, 232, 232 1। श्रवण याद रहे जी? नंबर याद रखने की प्रैक्टिस करना है। 442, 232, 232 1। अब इसमें है क्या? देखो 0 लेर 10, 10 लेर 20, 20 लेर 30, 30 लेर 40 और 40 लेर 50, ठीक है। अभी और बाकी है। आ, 50 से 60, 60 से 70, 80 से 90 से, तो ये नीचे वाला काम ही नहीं आएंगे, एक्स्ट्रा बन गया। अब देखिए आप थोड़ा ऐसे सोचना, ये भी आएगा क्या? देखो मजे लेने के लिए बना नहीं रहे, ठीक है ना, शॉर्टकट चाहिए इसलिए बना रहे। अब 0 से 10, 0 से 10 में आप अभाज्य काउंट करो। देखो 2, 3, 5, 7, कितनी अभाज्य संख्या है? बस वो 0 10 वाला वास्ते। अब इन्हें ना बार बार यहाँ ऊपर लिखने की जरूरत होना,
पहले जो 0 10, दूसरो 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 60 70 80 90 पूरे 100। ठीक है ना। अब जैसे नोट करना 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में देखो 11 13 17 19 कितनी है 4। उसके बाद में देखना 20 से लेकर 23 के बीच में ये अलावा दिखेगी 21 कोनी 22 कोनी 23 है 24 25 26 27 28 नहीं 29 है 30 नहीं। ठीक है ना। अब आगे देखो 30 से 40 के बीच में 31 और इसके अलावा 37 और कोई नहीं। तो यहां पर कितना आया 2, यहां पर भी कितना आया 40 से देखो 41 42 नहीं होगा 43 44 नहीं 45 नहीं 46 नहीं 47 और आगे कुछ नहीं 3। तो देखो इसके ऊपर एक बार लिख देता हूँ 10 से 20 से 30 30 से 40 40 से अब 50 से 60 में देखेंगे 50 से 60 में देखो दो कौन कौन सी है 53 और 59 57 अपनी जगह ही 57 में होता है 19 थी कि तो हाँ ठीक है 60 से 70 के बीच में देखेंगे। अब ये 50 से 60 का 2 आ गया 60 से 70 हाँ 61 में किसका जाता है 62 63 64 65 66 67 और 68 9 वगैरह। ठीक है। तो कौन कौन से हो गए एक तो 61 और एक 67। तो यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 यहाँ पर लिख देते हैं 60 से। चलो भाई अब आगे देखो 71 72 नहीं होगा 73 होगा 74 नहीं होगा 75 नहीं होगा 76 नहीं 77 78 79 ये कितने आ गए। अब चलते हैं 80 से 90 की ओर। अब बताओ एक तो 83 हो जाएगा 81 में 90 में क्या से हो जाता है 83 और एक निकालनी यार 87 में किसी का नहीं ज्यादा देखो 89 87 में किसका जा रहा है 3 का जा रहा है तो कौन सा बचा ठीक है। और चेक कर लेना और तो आपको किसी पे डाउट नहीं है कि 84 में कोई को जावे कौन जावे 90 में लेट 100 के पीछे एक राउंड देर आए दुरुस्त आए ठीक है। अब नहीं 91 का एक सेकेंड रुको 63 7 91 में होता ना तो भी यार डाउन 93 में 3 का जाएगा ना 92 में भी जाएगा 97 में किसका जा रहा है किसी का नहीं जाता नहीं सेंधु ला गया 17। अब देखिए एक सेकेंड को अब आप ये काम कहाँ आएगा पर्सन आएगा कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। एक तो यहाँ गिणन बैठ जाए नहीं 442 232 232 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 2 19 3 22 और 2 24 और 1 25। तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या। ठीक है। अब वो खाली तो ही काम को ना 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं आएगी तो कितो करना 1 2 3 4 5 इतनी दूरी गिनना है। ठीक है। 3 और 2 5 और 2 7 और 8 15 तो 1 से 50 तक में कितनी आएगी 15। तो 1 से 50 तक में
आपकी 15 अभाज्य संख्या है। अब इसके अलावा कैसे ही क्वेश्चन पूछे 442, 232, 232, 1, समझ में आई बात? वो शॉर्टकट है, फटाफट बनाओ। सब आए भाज्य के आए, हाँ नहीं 205 कौन पूछे? थान काहे पूछी, देखो मैं बार लिखा हूं, देखो कर लिया नोट, जल्दी नोट करोगे। अब देखिए अगला कंसेप्ट देखते हैं अपन इसमें। अगला कंसेप्ट कैसे है, देखो 3 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या लेते हैं, 3 से बड़ी में कौन सी आएगी? जस्ट 5, उसके बाद में 7 वगैरह जो भी है, उन सभी अभाज्य संख्याओं में 24 का भाग देने पर 100% शेषफल एक ही आता है हमेशा, ठीक है ना? ये कंसेप्ट है। कैसे? यहाँ पर लिखता हूँ कंसेप्ट। 3 से बड़ी प्रत्येक अभाज्य संख्या के वर्ग में, स्क्वायर में 24 का भाग देने पर शेषफल एक आता है। तो 3 से बड़ी आप अभाज्य संख्याएं बोलना शुरू करो। अच्छा ठीक है, मैं 5 के स्क्वायर 25 में 24 का भाग दूंगा, शेषफल कितना आएगा? तो आगे शेषफल आया आपका 1, शेषफल 1। अब इसके आगे कौन सी है? 7 का स्क्वायर 49, इसमें 24 का भाग दूंगा, 2 बार जाएगा 48 तक, और शेषफल कितना आएगा? 1, शेषफल आया आपका 1। इसके बाद में और लीजिए आप 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 121 में आप 24 का भाग दीजिए, 24 5 की 120 होता है, और शेषफल कितना है आपका? 1। और इसके बाद में आपके आती है 13, ठीक है, 13 आती है। 13 का स्क्वायर करो, 13 का स्क्वायर होता है 169, और उसमें देना है आपके 24, तो 24 का कितनी बार जाएगा? 168, और पीछे शेषफल क्या रहेगा? 168 बार नहीं जाएगा, 168 तक जाएगा, 7 बार जाएगा, ठीक है ना? और शेषफल कितना आएगा? 1, ठीक है। अब आगे भी ऐसा होता रहेगा कंटिन्यूअसली। ये कॉन्सेप्ट है कि 3 से बड़ी प्रत्येक अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 का भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 1 आता है। अब लेकिन इसमें ट्विस्ट कहाँ है? ट्विस्ट यहाँ है कि जैसे इन दो संख्याओं के वर्गों को जोड़ो और उसमें भाग दो 24 का, तो शेषफल कितना आएगा? तो शेषफल भी जुड़ जाएंगे। शेषफल कितना आएगा? 2। अब आपको लगता है कि शायद ही आएगा, ठीक है ना? तो देखो 25 और 49, इनको जोड़ा कितना हुआ? 69। 69 में 24 का भाग दो, कितनी बार जा रहा है? एक सेकंड,
एक सेकंड रुको रुको रुको, ऐसे कैसे हो रहा है? 1 मिनट 49 एक सेकंड रुको 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 9 5 14 का 9 5 14 होता है, 14 का 4 हो रहा है ना, ये 74 हो रहा है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो रहा है? 25 और 49 को जोड़ दिया ना, कितनी बार गया? 24 थी 72 और शेषफल कितना आया? 2 आया। अभी आप इस कंसेप्ट को समझना, ठीक है? क्यों यहाँ बिगड़े किए हैं? देखो अब आगे वाली इन दो, कोई भी दो वर्ग लिया, इन दो को लिया, 49 और 121 कितने होते हैं? और 170 में 24 का भाग कितनी बार गया? 7 बार। और शेषफल कितना आया? 2। अभी तक कंसेप्ट यहीं तक नहीं है, आ रहा है ना पूरा? ठीक है। अब जैसे मान लो आपका मन करे कि यार इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर में 3 को जोड़ दूं, तो शेषफल भी क्या होंगे? पीछे वाले तीनों ही जुड़ जाएंगे। जैसे 25, 49 और 121 इनको जोड़ना है, ठीक है ना? 25 और 49, 25 और 49 हो जाएंगे 74, 74 और 121 कितना हो जाएगा आपका? 100 रुको रुको 100 क्या होगा? ये 5 और कौन कौन बचा है? आ गए सारे? देखो 25 आया, 25 49 आपका 74, ये तो अपन ने कर रखा है। और 74 और एक आपका इसको छोड़ो, इन दो को जोड़ो, आप इनको कंटिन्यूअसली जोड़ दो। अरे ठम, हाँ ये 49 का है और ये आपका 121 का और ये 25 का, इनको जोड़ दो। देखो 9 1 10 और 5 15 5 असल की 1 और ये हो गया आपका 200 और 9 है 195। 195 में आप 24 का भाग दो, कितनी बार जा रहा है? अब इन पता है कि शेषफल 3 लाना है 192, ठीक है? 8 बार, ये 8 बार गया तो कितना हुआ? 192। शेषफल कितना रहा? 3 रहा। चलो अब इसमें अपन कुछ और करते हैं। जैसे अपना मन किया कि इन चारों को ही जोड़ दें, इन चारों को ही जोड़ दें। जैसे ये 4 है, चारों के वर्गों को जोड़ के 24 का दें, तो शेषफल भी चारों का क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 1 1 1 कितना हो जाएगा? 4। जैसे 25 और 49 कितने हो गए आपके? 74। 74 और 121 कितने हो गए आपके? अभी जोड़ा 195। तो 195 प्लस 169, तो 9 5 4 हासिल की 1 6 और 1 300, 364 में 24 का दो, कहाँ तक जाएगा ये? कितनी बार जाएगा? देखिए ये बैठेगा आपके 15 बार तक, 15 बार जाएगा। 15 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा? 360। और शेषफल कितना आ गया? शेषफल कितना आ गया? 4। कहने का मतलब आप कंसेप्ट समझे क्या? कंसेप्ट समझे कि 3 से बड़ी प्रत्येक, पहली बात अपन ने ये नोट की कि 3 से बड़ी प्रत्येक जो संख्या होती है अभाज्य संख्या, उसका वर्ग करके 24 का भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 1 आता है। समझ में आ गई बात? और उसके बाद में जितनी भी 3 से बड़ी जितनी भी जो संख्याएं होती है अभाज्य संख्या, उनके वर्गों को जोड़ करके और उसमें यदि 24 का भाग देते हैं तो शेषफल उतना आता है जितनी संख्याएं हमने जोड़ी। यदि 3 से बड़ी 5 अभाज्य संख्याओं के वर्गों को जोड़ा और उसमें 24 का भाग दिया तो शेषफल कितना आएगा? 5। कैसे? नहीं, ये 24 फिक्स है। हाँ, जैसे ये भाग दे रहे हैं ना 24 का, कंसेप्ट यही है कि भाग हमेशा किसका देना है? 24। अभी इसमें एक और कंसेप्ट लगेगा, वो देखना। अब मैं एक चीज बता दूं, वर्गों को यदि गुणा कर दिया जाए, 3 से बड़ा प्रत्येक अभाज्य संख्या के वर्ग को यदि गुणा कर दिया जाए, मतलब 25 को और 49 को गुणा कर दें, 49 या 121 को गुणा कर दें, या फिर 25 49 और 121 को गुणा कर दें, या फिर 25 49 121 और 169, इन सभी को गुणा कर दें और नीचे भाग दें अपन 24 का, तो शेषफल ऑलवेज 1 आएगा। 25 में 24 का दे रहे हो तो भी 1 आएगा। 25 और 49 का गुणा करके 24 का भाग दे रहे हो तो भी शेषफल 1 आएगा। 25 49 और 121 का गुणा करके 24 का भाग दे रहे हो तो शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। अब प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न ऐसे आएगा कि 3 से बड़ी कोई 4 अभाज्य संख्या के वर्गों को गुणा करके 24 का भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? 1। यदि ऐसे बोला जाए 3 से बड़ी 4 अभाज्य संख्याओं के वर्गों को जोड़कर 24 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? 4। यदि बोल दे 3 से बड़ी 3 अभाज्य संख्याएं के
के वर्गों को जोड़कर 24 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? 3। ये कंसेप्ट है, बहुत नॉर्मल कंसेप्ट है। कहाँ श्रवण कितनी बार भाग जाए? थामेर मामे देखो, लिखो कंसेप्ट, लिखो कंसेप्ट ऐसे। और कोई बात नहीं, आप है ना धीरे धीरे यदि 1-2 बार इस थ्योरी को पढ़ोगे ना तो आपकी कंठस्थ हो जाएगी। इन्फिनिटी एक संख्या नहीं, इन्फिनिटी एक विचार है। हाँ, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप इन्फिनिटी को टच कर दो या फिर ये बता दो कि ये इन्फिनिटी, और जो ये इन्फिनिटी ऐसे किया जाता है ना, वो इन्फिनिटी का क्या है? सिंबल है, शो करने का सिंबल है। और कहीं पर भी जाकर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हम इन्फिनिटी पर आगे, उससे आगे भी क्या है? इन्फिनिटी। जितना हम सोच सकते हैं उस सोच से जो परे है वो क्या है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी एक विचार है, ना कि एक संख्या। लिखो। और कोई जिज्ञासा? चलिए, हाँ ये लिखो, पहले ये लिख लो। पहले कंसेप्ट लिखना था, बाद में ये लिखने का था। लिखो 3 से बड़ी प्रत्येक अभाज्य संख्या, 3 से बड़ी प्रत्येक अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 का भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। सभी को समझ में आ रहा है ना बराबर मात्रा में? हाँ समझ में आ रहा है? कहां से नहीं आया? अभी मैंने जितना बोला वो समझ में आया? अभी जो लिखवा रहे हैं, हाँ अभी मैंने बोला 3 से बड़ी प्रत्येक अभाज्य संख्या का वर्ग करके उसमें 24 का भाग देने पर शेषफल कितना आता है? ये समझ में आ गया? बस ये, बस हाँ ठीक है। अब ये लिखो, अभी आगे बताते हैं वापस आप। 3 से बड़ी प्रत्येक अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 का भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? 1। अब ये लिखो, अब ये लिख लो, फटाक से लिख लो, फटाक से लिखो। अब देखिए, अब मैं ये कह रहा था कि 3 से बड़ी अभाज्य संख्या के वर्गों को जोड़ने पर 3 से बड़ी, अरे लिखना नहीं, मैं समझा रहा हूँ ठीक है। 3 से बड़ी अभाज्य संख्या के ये जो वर्ग हैं, तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ये वर्ग हैं। इनको यदि हम आपस में जोड़ देते हैं और फिर पूछते हैं कि 24 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, तो इनके जो शेषफल है वो भी जुड़ जाते हैं। अब बोले कि 3 से बड़ी ये 2 संख्याएं, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर और फिर 24 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, तो आप क्या बोलोगे? अब मैं बोलूं 3 से बड़ी 3 अभाज्य संख्याएं 5, 7, 11, इनके वर्गों को जोड़ने पर, मतलब 25, 49 और 121, इन तीनों को जोड़कर यदि मैं 24 का भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर इन तीनों शेषफल को जोड़ लो, 1, 2, 3। समझ में आई बात? अब ऐसे याद नहीं रहे तो ऐसे ध्यान रखना। कहाँ पे? हाँ एक सेकंड रुको, ये यहाँ पर देखो, ये था, ये तो था 2 संख्याओं का योग ऐसे, ठीक है। ये मैंने 2 इनका किया है, देखो किनका, इन 2 का है, किनका है, हाँ इन 2 का, इन 2 संख्याओं का, कोई सी भी 2 ले सकते हैं, ऐसे नहीं है कि सिर्फ इन 2 को ही लेंगे। इन 2 को लिया मैंने, ये 121 और 49 को जोड़ा, कितना हुआ? 170। समझ में आई बात? अब आप ऐसे ध्यान रखना कि यदि आपके 3 से बड़ी अभाज्य संख्याएं, यदि 3 अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योग करके जोड़ते हैं तो शेषफल 3। यदि 3 से बड़ी 4 अभाज्य संख्याओं के वर्गों को जोड़कर 24 का भाग देते हैं तो शेषफल 4। और 3 से बड़ी 5 अभाज्य संख्याएं लेते हैं और उनके वर्गों को जोड़कर 24 का भाग देते हैं तो शेषफल 5। ये तो है जोड़ने वाले सिस्टम में। और गुणा करने वाला सिस्टम रहे कि 3 से बड़ी 3 अभाज्य संख्याओं को गुणा कर दिया जाए आपस में, 3 अभाज्य संख्याओं के वर्गों को गुणा कर दिया जाए, अर्थात 25 और 49 और 121, इन 3 को गुणा करके 24 का भाग दिया जाए तो शेषफल 1। इसमें हर हालत में शेषफल 1, चाहे 3 से बड़ी 4 अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब 3 से बड़ी 5, 7, 11, 13, 4 अभाज्य संख्याएं, इन चारों के वर्ग 25, 49, 121, 169, इन चारों को ही गुणा कर दिया जाए आपस में और 24 का भाग दे तो शेषफल 1। शेषफल हर हालत में क्या आना है? 1। किस में? गुणा वाली शर्त में। और योग वाली शर्त में क्या होगा? जितनी संख्याएं होगी उतना ही शेषफल होगा। 4 संख्याएं 4 शेषफल।
अब लिखो, नोट लगाओ नीचे, नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो, 3 से बड़ी 2 अभाज्य संख्याओं के वर्गों का 3 से बड़ी 2 अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योग कर 24 का भाग देने पर शेषफल 3 से बड़ी 2 अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योग कर 24 का भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। हाँ, कहीं से ले लो। अब देखिए, अब नीचे एक इसके लिए स्पेशल नोट डाल लो ताकि आपके मतलब पता लगे। इसमें लिखना कि यदि पर्सन योगफल का है तो जितनी संख्या होगी उतना ही शेष बचेगा। 4 संख्याएं हैं तो शेषफल 5 संख्याएं तो 5। लिखो, यदि पर्सन योगफल का है तो जितनी संख्या होगी उतना ही शेषफल बचेगा। अब नीचे अलग पॉइंट डालकर लिखो 3 से बड़ी 3 अभाज्य संख्याओं के वर्गों का गुणनफल 3 से बड़ी 3 अभाज्य संख्याओं के वर्गों का गुणनफल के गुणनफल, ठीक है ना, के गुणनफल में 24 का भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। 3 से बड़ी 3 अभाज्य संख्याओं के वर्गों के गुणनफल में 24 का भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। में 24 का भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। शेषफल 1 प्राप्त होता है। अब नीचे लिखना, मेन प्लस पॉइंट डालना, मेन पिन पॉइंट, कि यदि पर्सन गुणनफल का है तो पूछो क्या अच्छा लिख रहे हो क्या? मैंने सोचा पूछ रहे हो। यदि पर्सन गुणनफल का है तो शेषफल हमेशा ही 1 प्राप्त होगा। तो शेषफल हमेशा ही क्या होगा? शेषफल हमेशा ही 1 प्राप्त होगा। अब देखिए, यह तो हो गई अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का मामला। अब अपन बात करेंगे सह अभाज्य संख्याएं। कैसी अभाज्य? सह अभाज्य, को प्राइम नंबर। ठीक है, पहले मैं बताऊंगा कि को प्राइम नंबर होता क्या है, यह समझ। देखिए, को प्राइम नंबर को समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि मेसे पे क्या होता है। जैसे लेसे पे होता है ना, वैसे मेसे पे होता है। मेसे पे कोई HCF कहा जाता है, जैसे लेसे पे को LCM कहा जाता है ना, वैसे। और जो HCF होता है ना, और जो GCD होता है, वो दोनों एक ही। समझ आएगा कैसे? जैसे HCF, HCF, ठीक है, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, GCD ये होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, ग्रेटेस्ट कॉमन एंड डिविजर।
अब देखो इसमें है क्या, GCD HCF, और इसी को ही हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, हाँ देखो बार आयो सरवण के काम को क्यों 5 थे इसी करना हाँ 5 में आ जाओ LCM HCF। अब देखो इसमें आपको करना क्या, आप ज़्यादा लोड तो लेना मत कि भाई अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें सीधी सीधी एक चीज़ अपने काम आएगी, जैसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन में एक चीज़ लिख के बताता हूँ। जैसे ये 17 है, ये 13 है। अब इस 17 को मैं लिख दिया 17 इंटू 1, इसको मैंने लिख दिया 13 इंटू 1। डिविजर को मतलब यार भाजक चक्कर भाग देवा ले जा, ठीक है। तो 13 17 एक दोनों को मैसे पे काई, ए दोनों को GCD काई, ए दोनों को HCF काई एक। क्यों? क्योंकि इन दोनों में पहले बात क्या होनी चाहिए, ये तो तान समझ में आएगा ना, बस 6 मुँह 2 तो तान समझ में आएगा, और 4 बचे बचा, ठीक है। अब इसमें क्या है, फैक्टर का मतलब होता है जैन गुणनखंड हुआ करे ना सर, वो कहवे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के ए दोनों मायने हाईएस्ट मोटो मोटो कॉमन गुणनखंड किसी, तो ए मान मोटो मोटो एक ही कॉमन ओ यो HCF होता, ठीक है। अब वो निचलो कहीं कहवे, दोनों को कहने को मतलब एक ही, वो निचलो कहवे ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। ग्रेटेस्ट मतलब बड़े से बड़ा, कॉमन बड़े से बड़ा कॉमन भाजक, भाजक मतलब जिसका पूरा पूरा इसमें भाग चला जाए। तो इन दोनों संख्याओं में बड़े से बड़ा वो क्या है जिससे इन दोनों में भाग चला जाए, एक। 17 को भाग 1 में देवे तो ही 17 बार गयो, 13 में देवे तो भी 13 बार गयो, मतलब एक यान को है जो को 13 में 17 में दोनों में पूरा पूरा भाग दे, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन का योग होगी। इतनी बात समझ में आएगी। अब वो आयान के लिए कहाँ पड़े अब सह अभाज्य, ठीक है। तो सह अभाज्य में इसका क्या रोल है वो मैं बता देता हूँ। सह अभाज्य बोलते हैं वह दो संख्याएं, वे संख्याएं जिनका GCD 1 आए, यह परिभाषा सीधी सीधी बुक में लिखी हुई होती है। वे संख्याएं जिनका GCD 1 आए वो क्या कहलाएगी, सह अभाज्य। जैसे 2 3, किसकी, अरे एक लिखे ही कौन हाल तो समझाओ। हाँ देखो से अभाज्य मतलब वे संख्याएं जिनका, अरे समझो मैं समझो हाल लिखना कौन नहीं, वे संख्याएं जिनका GCD क्या है 1 आए। तो जैसे GCD ऑफ आपसे पूछा जाएगा कि 2 और 3 का GCD क्या है, तो आप पहले चेक करना, आप 2 कैसे लिखना, 2 इंटू 3 का 3 इंटू, तो आप बोलो कि हाँ यार इन दोनों का GCD क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये दोनों क्या है, को प्राइम है, मतलब कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या। समझ आई बात, ये होती है सह अभाज्य। अब सह अभाज्य भी 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। साधारण सह अभाज्य, सापेक्ष शिखर वगैरह वो सारी लिखा थे। आप सबसे पहले लिखो, पहले तो और लिखो क्योंकि ये बिना क्या पहले आप लिखो GCD, मैसे पे HCF GCD, बिरबान ओ लिखो और बिरबान ओ लिखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और पूछो, कोई शिकवा शिकायत कुछ हो तो पूछ सकते हो। अब से अभाज्य की परिभाषा लिखा है श्रवण, श्रवण लिखा दो, बोलो। एक ही गुणनफल नहीं होता, ऐसे बोलो कि वे संख्याएं जिनका GCD 1 होता है, सह अभाज्य संख्या। धीरे धीरे जाओ, ट्रेंड है कौन है
हमारे पहले सर बोलते थे, कभी कंटिन्यू क्लास लेते थे ना, तो वो बोलते थे कि यार मैं ना पढ़ाते पढ़ाते नहीं थका, आप पढ़ते पढ़ते कैसे थके? तो हम उनको बोलते थे कि सर फेंकने में कैच करने में फर्क होता है, आप नॉलेज फेंक रहे हो, हम कैच कर रहे हैं। फेंकने वाला थोड़ी थकता है, कैच करने वाला थकता है कि नहीं? लगाओ से बाजी। श्रवण फुल आध्यात्मिक है, एक चीज तो आध्यात्मिक। हाँ देखो पता लगता है, पता क्यों नहीं लगता, साइकोलॉजी पढ़ाते हैं ना, ठीक है। देखो 2-3 चीज अब लो, मैं बता रही हूँ ठहर के मैं कौन है। देखो ये है ना, खुद जिस चीज़ में अपने आप को हाईली कंफर्टेबल मानते हैं ना, उसमें रहते हैं, समझ आई बात? जियाँ बाढ़ फालतू में गर्मी में परेशान करे, स्नान वान करे, फेर एंड सुरजान वगैरह को की भी थोड़ी बहुत दिक्कत, बिल्कुल ही दिक्कत नहीं, भले सीधे ही रेडे, ठीक है। और जैसे शर्ट और लंबी बाजू का वगैरह का पहन के आए करके फिर उनको उल्टो वगैरह करो, गर्मी लगे ना लगे, सीधा टी शर्ट, पानी की बोतल भर के पास में रख लेते हैं। फिर बैठने के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, तो साथ में ही लाते हैं अपना आसन, ठीक है ना? तो जैसे वो पहले महाराज शेर की खाल लगा के बैठ देते ना, तो मतलब दुनिया गई बाढ़ में, ठीक है, अपन कंफर्टेबल है, ठीक है। और ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कई लोग है ना, इसलिए मतलब आधा तो टेंशन में आदमी इसलिए रहता है कि यार मैं कैसे दिख रहा हूँ, कैसे नहीं दिख रहा हूँ, ठीक है ना? तो वो क्या करता है, आपके दिमाग के मतलब एक बहुत बड़े हिस्से को काम सौंप देता है, मतलब दिमाग को एक पार्ट तो भी डायरेक्शन में काम करे कि भाई बाल क्या होगा, कपड़ा क्या है, सही है कौन नहीं। कई तो जूता पहन जाए शादी में तो भी टेंशन रहे कि यार और सोटो यहाँ है, तो थाका जूता बीते ही लोग देखी कि थे किताब जना का जूता देखे थे, कोई देखे गए कौन देखे ना, थाका भी कोई कौन देखे, टेंशन फ्री रहते हैं, हगड़ा जीवन देखे। समझ में आई बात? या दूसरी चीज आ कि भाई मान लो कि कलडा बढ़िया हेयर स्टाइल रहे जनते कोई ने छोका लागो, थोड़ी हेयर स्टाइल चेंज हुई जितना अगला नेचर चेंज हो जाए, तो यहाँ का डुप्लीकेट आदमी करनू ही गाय एक नहीं, ये तो लोकल गाय काम को है नहीं, तो ठीक है। जिसमें खुद कंफर्टेबल रहो ना वो ठीक है। हाँ हकीकत नहीं, जब से ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया ना तब हम ऐसे रहने लगे, पहले हम ऐसे नहीं रहते थे। हाँ नहीं 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 ऐसे नहीं, हाँ ठीक है। देखो हाँ नहीं सच में पहले है ना, जब तक मुझे ये कॉन्सेप्ट पता नहीं था ना, तो फालतू का लोड लेते थे। उसके बाद में एक दिन बैठ के सोचा ऐसे, और हकीकत में ये ऊंचा करण और क्यों हुए भी क्यों को नहीं है, ठीक है ना? तो और दुख पावे ज़्यादा था। मैं बता दूँ कि जितना कि मैं 4-5 क्लास में थका ना, जितना यदि टाइट कपड़ा वगैरह रिया ना आप अलग टाइप में पहना ना, बे मैं 2-3 घंटा में थकाना जाती थी, कंफर्टेबल आई। चलिए ये लिख लिया, अब लिखो से आबादी संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं, हाँ परिभाषा लिखवा रहे हैं, लिखो से आबादी की। हाँ आपने लिख दिया, आप धन्य हो। लिखो वह संख्याएं जिनका GCD 1 आता है, जिनका GCD 1 आता है, जिनका GCD 1 आता है, अर्थात में से पे HCF 1 होता है, ठीक है? हाँ 1 आता है, GCD 1 आता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब लिखो सह अभाज्य संख्याएं 3 प्रकार की होती है। सह अभाज्य संख्याएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सह अभाज्य संख्याएं 3 प्रकार की होती है, ठीक है? अब कौन कौन सी होती है तो वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ मैं से पे को महत्तम समाप्रवर्तक, महत्तम समाप्रवर्तक, समाप्रवर्तक, हाँ ये तो ठीक है। अब देखिए ये आपके 3 प्रकार की थी सह अभाज्य। पहले उदाहरण में ये इस प्रकार से सह अभाज्य, यहां पर क्या है आपका को प्राइम, को प्राइम, को प्राइम, ठीक है? ये सह अभाज्य संख्याएं
को प्राइम 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पर होती है साधारण सह अभाज्य, साधारण सह अभाज्य, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉर्मल को प्राइम। क्या बोलते हैं श्रवण? नॉर्मल को प्राइम। उसके बाद में जो होती है उसको बोलते हैं आपेक्षिक या सापेक्षिक सह अभाज्य, आपेक्षिक या सापेक्षिक सह अभाज्य। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिलेटिव को प्राइम, रिलेटिव को प्राइम, रिलेटिव को प्राइम। और उसके बाद में जो होती है उसको बोलते हैं जुड़वा सह अभाज्य, हाँ बाइंडिंग ट्विंस को प्राइम, ट्विंस को प्राइम। एक बार कहें देखो इंग्लिश को भी बड़ो लोचो यार। एक कर कोई आदमी काम कर गयो फिर आगे जो खड़ो बिन दियो गुड, कहाँ दियो? वो राजी हो रहा कि देखो सामान गुड दियो, ठीक है। ला रहे जो हो वो गयो बिन लिख दियो फेयर टू बी गुड, ठीक है। वो और ज्यादा राजी हो रहा है क्यों इन्हें गुड गुड दियो, हमारे फेयर और गुड दोनों आएगा। तो गुड को मतलब हुआ करे अच्छा या ठीक, जबकि फेयर टू बी गुड को मतलब हुआ ठीक है, ठीक, ठीक है। तो लिखो ये सर्वण इंग्लिश बराबर मात्रा में आनी चाहिए, नहीं बाइंडिंग गड़बड़ हो चले। मैंने एक बार एक पढ़ा था, जोक लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि हमारी ज़िंदगी भी बड़ी कलरफुल होती है और हमारे ज़िंदगी का आलम भी कुछ और होता, पर उन्होंने क्यूट लिख के भेजा और हम कुत्ते समझ बैठे कि नहीं। देखिए आगे नहीं समझ आया। आपेक्षिक आप सारे बताएंगे, एक एक लिखेंगे। ये 3 हो गए। अब 3 में पहला लगाओ साधारण से है अभाज्य। अरे इतना धीरे लिखो थे, क्या लिखो, क्या नंबर सिस्टम करा। देखिए एक चीज बता दूं, सह अभाज्य में अभाज्य नाम जरूर है, लेकिन इसका कदापि मतलब ये नहीं है कि इसमें केवल और केवल अभाज्य संख्याएं होगी। अभाज्य के अलावा भाज्य भी शामिल हो सकती है, लेकिन उसके साथ जो अटैच रहे उसके साथ उसका जीसीडी कितना आना चाहिए। अब देखो इसमें होता क्या है, जिन जो संख्याएं होती है साधारण से अभाज्य में क्या होती है, भाज्य और अभाज्य संख्याएं दोनों आती है, दोनों आती है इसमें। जैसे क्या बोलोगे कि सर कैसे? 4 और 9 इन दोनों का जीसीडी, तो 4 का लिखो आप, 4 का लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 1, 9 का लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू 1, तो दोनों का जीसीडी कितना आ रहा है? तो 4 और 9 ये क्या है, सह अभाज्य। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये अभाज्य, अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है 4 और 9 दोनों, लेकिन फिर भी ये क्या है, सह अभाज्य। अब जैसे 7 और 21, तो 7 का क्या होगा, क्या होगा सर? रुको रुको रुको, इसका 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 अलग हो जाएगा, 13। तो ये 7 का क्या है आपका, 7 इंटू 1 और 13 इंटू 1, ये आ गया एक। तो आप इसमें सबसे पहले सिर्फ इतना ही लिखना, ये वाला, ये इतना ही उदाहरण लिखो। अभी मैं और लिखवाता हूँ इसके आगे। लिखो साधारण से अभाज्य, वापस पॉइंट लगाओ साधारण से अभाज्य। जैसे इसमें 1 1 2 का मिक्स आना चाहिए रे, ऐसा कुछ निकालो जिससे। 41 का क्या होगा, 45 का क्या होगा, 9 आपके 45 का लिख रहे हैं अपने 3, पहले 3 का दो, फिर 5 का दो, 3 3 5 1। अब देख इधर देखना कि दोनों भाज्य थी, फिर भी क्या है, से अभाज्य। इसमें एक तो अभाज्य और एक क्या है, भाज्य, और फिर भी क्या है, अरे फिर भी से अभाज्य, ठीक है। तो ऐसे जिसमें भाज्य और अभाज्य संख्याओं का कई तरीके से युग्म बनाए जा सके, ऐसी से अभाज्य जो संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है,
साधारण से अभाज्य। जबकि रिलेटिव और सापेक्षिक से अभाज्य होती है, इसमें क्या होता है, इसमें केवल और केवल अभाज्य संख्याएं युग्म बनाती है। कैसे? जैसे 2 3, राइट, 7 11, 11 13, 13 19। समझ में आई बात? यदि केवल और केवल अभाज्य संख्याओं के युग्म से सह अभाज्य बने तो वो क्या कहलाएगी? आपेक्षिक या सापेक्षिक से अभाज्य। और यदि भाज्य और अभाज्य संख्याओं से कई तरीके से सह अभाज्य संख्याओं के युग्म बने तो वो क्या कहलाएगी? साधारण। ऐसे ध्यान रखना कि साधारण है, एकदम साधारण है, ठीक है। मान भाज्य हुई तो 4 ली, अभाज्य हुई तो 4 ली, ठीक है ना। लेकिन आ नहीं है कि प्योर दोनों के दोनों युग्म, युग्म में पेयर मतलब जोड़ा जिसमें 2 हो, और दोनों के दोनों ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो दोनों के दोनों ही क्या है? अभाज्य। दोनों के दोनों अभाज्य होते किस में चले जाएंगे? यदि एक भाज्य और एक अभाज्य हुआ तो किस में आ जाएगा? इसमें। दोनों ही भाज्य हुए तो किस में आ जाएंगे? इसमें। तो प्योर जो अभाज्य भाज्य हैं वो प्योर जो अभाज्य हैं वो तो आएंगे इसमें, और भाज्य अभाज्य के मिक्स और केवल भाज्य हैं वो किस में आ जाएंगे? इसमें। तो अब बात आई कि फिर इसमें क्या आएगा? जुड़वा। जुड़वा में वह अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनका अंतर केवल मात्र 2 का हो, जैसे ये वाला। देखो इसमें तो 2 3 है, इसमें तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। लेकिन जैसे ये 11 13 है, ये 11 13 वाला इसमें डालो, ठीक है, 3 5, ठीक है। वो सारे के सारे जिनके युग्म में अंतर कितने का है? आपका 2 का है, तो वो इसमें जाएंगे। अभी अपन इसका लिखेंगे थ्योरी, और ज्यादा आपके क्लियर होगा। अभी लिखो, साधारण में लिखो, साधारण से अभाज्य में लिखो। इसमें भाज्य और अभाज्य कई प्रकार से युग्म बनाए जा सकते हैं। भाज्य और अभाज्य के कई प्रकार से युग्म बनाए जा सकते हैं। और लिख लेना इसमें, जैसे 7 23, 10 21, ये वाले। साधारण से अभाज्य में लिखो, इसमें भाज्य और अभाज्य के कई प्रकार से युग्म बनाए जा सकते हैं। लिख दिया। अब आगे लगाओ आपेक्षिक सापेक्षिक से अभाज्य। जल्दी लिखो भाई, टाइम हो चुका है। हाँ जल्दी, दो डेफिनेशन है, जल्दी लिखो। इसमें लिखो, इसमें केवल अभाज्य संख्याओं का युग्म होता है। इसमें केवल अभाज्य संख्याओं का युग्म होता है, या फिर इसमें केवल अभाज्य संख्याओं से युग्म बनता है। फिर ये लिखो, अभाज्य संख्याओं से युग्म बनता है। इसमें केवल अभाज्य संख्याओं से युग्म बनता है, राइट। अगला टॉपिक लगाओ, जुड़वा। और जुड़वा को युग्म भी बोलते हैं। जुड़वा से अभाज्य या युग्म से अभाज्य, युग्म से अभाज्य, ट्विंस कोप्राइम, श्रवण के बाइंडिंग कोप्राइम, पेयर। अब इसमें लिखो, इसमें केवल जुड़वा और युग्म से अभाज्य में लिखना, इसमें केवल उन अभाज्य संख्याओं का, इसमें केवल उन अभाज्य संख्याओं का युग्म होता है। इसमें केवल उन अभाज्य संख्याओं का युग्म होता है। इसमें केवल उन अभाज्य संख्याओं का युग्म होता है जिनका अंतर 2 होता है। जिनका अंतर कितना होता है? 2 होता है भाई। जिनका अंतर कितना होता है भाई? 2 होता है भाई, ठीक है। समझ में आ गई बात? बस ये इतना ही। ये दोनों में काउंट हो गए। क्यों? हाँ, क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए, इसकी एक ही शर्त है कि इसमें क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों अभाज्य होना चाहिए। अब जैसे इसमें 7 11 भी आ गया, लेकिन 7 11 उसमें नहीं जाएगा, ठीक। हाँ, रोक दो, धीरे से रोकना है ना।